अभिवादन। आज हम इनकम टैक्स की दुनिया के एक ऐसे हिस्से में उतर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं जरूर टच करता है। बिल्कुल। चाहे हम सैलरीड हो, अपना बिजनेस करते हो या बस एक फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज कमा रहे हो, हम बात कर रहे हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस की। सुनने में शब्द थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर असल में ये सरकार का वो स्मार्ट सिस्टम है जिससे वो साल के अंत का इंतजार नहीं करती। सही कहा, बल्कि साल भर अपनी कमाई, अपना कैश फ्लो पक्का करती रहती है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन नियमों के पीछे की क्यों को समझें। ये सिर्फ सीए इंटर एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते भी बहुत जरूरी है। हाँ, हम एग्जाम के लिए जरूरी सेक्शंस, सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर खास ध्यान देंगे, ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एग्जैक्टली। सबसे कॉमन तरीके से टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये तो वही जैसे कमाओ वैसे चुकाओ वाला सिद्धांत है ना? एग्जैक्टली। ये सरकार का आप कह सकते हैं सबसे ब्रिलियंट मूव है। सेक्शन 190 के तहत सरकार खुद टैक्स कलेक्ट करने के बजाय पेमेंट करने वाले यानी पेयर को ही ये जिम्मेदारी दे देती है। अच्छा। तो पेयर पेमेंट पाने वाले यानी पेई को पूरी रकम देने से पहले उसमें से टैक्स का एक हिस्सा काटकर सीधा सरकार को जमा कर देता है। और पेई को बाद में इस कटे हुए टैक्स का क्रेडिट अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब सरकार ने अपना काम काफी हद तक आउटसोर्स कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो सैलरी पर टीडीएस है, यानी सेक्शन 192। ये कैसे काम करता है? इसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साल भर की एस्टिमेटेड इनकम को कैलकुलेट करता है। इसमें वो एम्प्लॉय की दूसरी इनकम, डिडक्शंस सब कुछ ध्यान में रखता है। अच्छा। फिर उस टोटल इनकम पर जो टैक्स बनता है उसका एक एवरेज रेट निकालकर हर महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा काटता रहता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है जो आजकल एमसीक्यूज में खूब पूछा जा रहा है ना। टैक्स रेजीम का चुनाव। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। एम्प्लॉय को बताना पड़ता है कि वो न्यू रेजीम में है या ओल्ड रेजीम में। हाँ। और अगर एम्प्लॉय ये जानकारी नहीं देता तो एम्प्लॉयर को डिफॉल्ट टैक्स रेजीम यानी सेक्शन 115 बीएसी 1A के हिसाब से ही टीडीएस काटना होगा। ये मैंडेटरी रूल है। मतलब एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कुछ नहीं मान सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा एम्प्लॉय को फॉर्म 12BB में अपनी दूसरी इनकम जैसे रेंटल इनकम या हाउस प्रॉपर्टी से हुए लॉस की जानकारी भी देनी चाहिए। अच्छा, लॉस की जानकारी भी? हाँ, जो 2 लाख रुपए तक एडजस्ट हो सकता है। इससे टीडीएस की कैलकुलेशन एकदम सटीक होती है। ठीक है, तो सैलरी का मामला तो एम्प्लॉयर संभाल लेता है, लेकिन उस इनकम का क्या जो हमें बैंक से मिलती है, जैसे एफडी पर ब्याज? सरकार उस तक कैसे पहुंचती है? उसके लिए भी टीडीएस का पूरा जाल बिछा है। यहाँ 2 मेन सेक्शंस हैं। हाँ। एक है सेक्शन 193 जो सिक्योरिटीज जैसे सरकारी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स पर मिलने वाले ब्याज के लिए है। इस पर 10% टीडीएस कटता है। ओके। और यहाँ जैन 26 एग्जाम के लिए एक हॉट अमेंडमेंट है। अच्छा, बताइए। ये तो बहुत जरूरी है। 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 पर मिलने वाले ब्याज पर भी 10% टीडीएस कटेगा अगर साल का ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा होता है। पहले ये एग्जेम्प्ट था। ओ, तो ये एक नया टैक्स कलेक्शन पॉइंट बन गया है। ये तो जरूर नोट करने वाली बात है। और दूसरा सेक्शन जो शायद हम सबके लिए ज्यादा कॉमन है, बैंक एफडी वाला सेक्शन 194A। हाँ, सेक्शन 194A बैंक एफडी, आरडी या किसी भी लोन पर मिलने वाले ब्याज के लिए है। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। नॉर्मली ये लिमिट 5,000 रुपए है। सिर्फ 5,000? जी, लेकिन अगर ब्याज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है तो लिमिट बढ़कर 40,000 रुपए हो जाती है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए? उनके लिए और भी राहत है। अगर पाने वाले सीनियर सिटीजन हैं तो उन्हें 50,000 रुपए तक की छूट है। इसमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जो कई लोग मिस कर जाते हैं। अगर मेरी एक ही बैंक की 4 अलग-अलग ब्रांचेस में एफडी है और हर ब्रांच से मान लीजिए 30,000 रुपए का ब्याज आ रहा है, तो क्या टीडीएस बचेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहले शायद बच जाता, लेकिन अब नहीं। अगर बैंक सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पर काम करता है तो वो आपकी सभी ब्रांचेस से मिलने वाले कुल ब्याज को जोड़ेगा। मतलब वो पैन बेस्ड ट्रैकिंग करेगा? एग्जैक्टली। आपके केस में ये 1,20,000 रुपए हो जाएगा, जो 40,000 रुपए के लिमिट से बहुत ज्यादा है, और पूरे 1,20,000 रुपए पर टीडीएस कटेगा। समझ गई। चलिए अब जरा बिजनेस वर्ल्ड की तरफ चलते हैं, जहां लेन देन बहुत बड़े होते हैं। पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कमीशन, प्रोफेशनल फीस,
यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनने के हाई चांसेस होते हैं। बिल्कुल। सेक्शन 194C यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट से शुरू करते हैं। सेक्शन 194C किसी भी तरह के काम के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, केटरिंग हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट हो। यहाँ दो चीजें याद रखनी हैं, रेट और थ्रेशोल्ड। ठीक है। रेट, अगर पेई इंडिविजुअल या HUF है तो 1% और कोई और जैसे कंपनी है तो 2%। थ्रेशोल्ड, TDS तभी कटेगा जब सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज्यादा हो या पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल पेमेंट्स 1 लाख से ज्यादा हो जाएं। इस या में ही सारा खेल है। बहुत से बिजनेस सोचते हैं कि अगर हम 30,000 से कम के मल्टीपल पेमेंट्स करें तो बच जाएंगे। और यही एग्जाम में ट्रैप सेट होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को 3 बार 28,000 रुपये दिए, कुल हो गए 84,000 रुपये। अब तक कोई TDS नहीं कटा क्योंकि सिंगल पेमेंट 30,000 से कम था और टोटल 1 लाख से कम था। राइट। लेकिन जैसे ही आपने चौथा पेमेंट किया, मान लीजिए 20,000 रुपये का, तो टोटल हो गया 1,04,000 रुपये। तो अब 1 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई। हाँ, तो इस चौथे पेमेंट पर सिर्फ 20,000 पर नहीं बल्कि अब तक दिए गए पूरे 1,04,000 रुपये पर TDS काटा जाएगा। वाह, ये तो रेट्रोएक्टिव इफेक्ट जैसा हो गया। मतलब पिछले पेमेंट्स पर भी अब टैक्स कटेगा। जी हाँ। इसमें छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक छूट भी है ना? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल रिलीफ है। अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 10 से कम गाड़ियां हैं और वो अपना पैन और एक डिक्लेरेशन देता है तो उसके पेमेंट्स पर सेक्शन 194C में TDS नहीं कटेगा। अब आते हैं कमीशन और रेंट पर। सेक्शन 194H और 194I, इनमें क्या खास है? सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज के लिए है। अगर साल में 15,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट है तो TDS कटेगा। और यहाँ भी कोई बदलाव है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। 1 अक्टूबर 2024 से TDS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा चेंज है। 5% से सीधा 2%। जी। और रेंट के लिए सेक्शन 194I पर 2% और लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर के किराए पर 10%। एक आम सवाल जो आता है, क्या रेंट में जुड़े GST पर भी TDS कटता है? नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। TDS सिर्फ बेस रेंट अमाउंट पर कटता है, GST कंपोनेंट पर नहीं। एक्सीलेंट क्लैरिफिकेशन। अब आते हैं प्रोफेशनल्स पर। CAs, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके लिए है सेक्शन 194J। सही, सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस पर लगता है। यहाँ एक दिलचस्प बाइफर्केशन है। प्रोफेशनल फीस पर रेट 10% है, लेकिन टेक्निकल सर्विसेज पर रेट सिर्फ 2% है। अच्छा, तो टेक्निकल सर्विसेज पर कम है? हाँ, और दोनों के लिए 30,000 रुपए की अलग-अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये प्रोफेशनल और टेक्निकल में क्या फर्क है? मान लीजिए मैंने एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए हायर किया, वो प्रोफेशनल सर्विस है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से एक सिस्टम इंस्टॉल करवाया तो क्या वो टेक्निकल सर्विस होगी? बिल्कुल सही समझा आपने। आर्किटेक्ट की सर्विस प्रोफेशनल है, जिस पर 10% TDS लगेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, वो टेक्निकल सर्विस मानी जा सकती है और उस पर 2% TDS लगेगा। ठीक है। यहीं पर एक क्लासिक MCQ पॉइंट है। कंपनी के डायरेक्टर्स को दी जाने वाली सिटिंग फीस या कमीशन, जो सैलरी नहीं है। हाँ, जो सैलरी नहीं है, उस पर बिना किसी लिमिट के, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, 10% TDS कटता है। आजकल ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बहुत है। इससे होने वाली विनिंग्स पर सरकार की नजर कैसी है? सरकार की 30% की तेज नजर है। सेक्शन 194BA के तहत ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली नेट विनिंग्स पर 30% की फ्लैट रेट से TDS कटता है। नेट विनिंग्स पर? हाँ, ये TDS या तो विथड्रॉल के टाइम पे कटता है या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जो भी पहले हो। इसका मतलब अब तक हमने जो भी बात की वो ज्यादातर बिजनेस पर लागू होती है। लेकिन क्या होगा अगर एक सैलरीड व्यक्ति जिसका कोई बिजनेस नहीं है किसी को 50,000 रुपये महीने का किराया देता है या किसी प्रोफेशनल को 60 लाख रुपए की पेमेंट करता है, क्या वो भी TDS के दायरे में आएगा? बिल्कुल। सरकार ने इसी लूप होल को बंद करने के लिए 2 स्पेशल सेक्शंस बनाए हैं। अच्छा। पहला है सेक्शन 194IB। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF जो टैक्स ऑडिट में कवर नहीं होता, किसी को 50,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा का किराया देता है तो उसे TDS काटना होगा। और दूसरा है सेक्शन 194M। अगर वही इंडिविजुअल या HUF किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है तो उसे भी TDS काटना होगा। और यहाँ भी कोई अमेंडमेंट है? मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ बदलाव हुआ है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है।
ये भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। इन दोनों सेक्शंस 194 IB और 194 M में टीडीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। मतलब सरकार आम आदमी के लिए कंप्लायंस को आसान बना रही है। हाँ, ये उसी दिशा में एक कदम है। ओके, ये तो हुए नियम, पर अगर कोई इन्हें फॉलो ना करे तो पैन न दे या टीडीएस काटना ही भूल जाए, सरकार का प्लान बी क्या है? सरकार का प्लान भी काफी सख्त है। सबसे पहले तो सेक्शन 201 के तहत ब्याज लगता है। टीडीएस ना काटने पर 1% पर मंथ और काटकर जमा ना करने पर 1.5% पर मंथ। इसके बाद आते हैं बड़े हथियार, जैसे कि सेक्शन 206A। हाँ, ये पैन न देने का जुर्माना है। अगर पेई अपना पैन नहीं देता तो टीडीएस नॉर्मल रेट पर नहीं बल्कि 20% और द एप्लीकेबल रेट व्हिचएवर इज हायर पर कटेगा। अरे बाप रे, मतलब अगर रेट 2% भी है तो सीधा 20% कटेगा? सीधा 20%। और इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और सेक्शन है 206AB। वो तो कंप्लायंस ना करने वालों के लिए एक तरह की सजा है। अगर पेई ने पिछले साल का आईटीआर फाइल नहीं किया और उसका उस साल का कुल टीडीएस टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा था, मतलब नॉन फाइलर है और बड़ा डिफॉल्टर भी। बिल्कुल, तो अब उसका टीडीएस डबल द एप्लीकेबल रेट और 5% व्हिचएवर इज हायर पर कटेगा। सरकार का साफ संदेश है, अपना आईटीआर टाइम पर फाइल करो। तो ये था टीडीएस का पूरा ब्रह्मांड, जहां कोई और हमारे लिए टैक्स काटता है। लेकिन क्या हो जब कोई काटने वाला ही ना हो, जैसे कोई फ्रीलांसर या शॉपकीपर? क्या सरकार साल के अंत तक इंतजार करती है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सीन में आता है एडवांस टैक्स। सरकार कहती है, अगर कोई तुम्हारा टैक्स नहीं काट रहा तो तुम खुद ही अपनी इनकम का अंदाजा लगाकर हमें टाइम टाइम पर टैक्स चुकाते रहो। इससे आप सरकार को दिए जाने वाले टैक्स के ईएमआईज की तरह समझ सकते हैं। टैक्स के ईएमआईज, ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। बिल्कुल। तो ये किसे देना होता है? सेक्शन 208 के मुताबिक अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी साल में 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें कोई छूट भी है? इसमें सिर्फ एक छूट है। 60 साल से ज्यादा उम्र के रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उन्हें ये ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। और इन ईएमआईज की ड्यू डेट्स क्या हैं? साल में 4 किस्तें हैं। 15 जून तक आपके टोटल टैक्स का कम से कम 15%, 15 सितंबर तक क्यूमुलेटिव 45%, 15 दिसंबर तक क्यूमुलेटिव 75% और 15 मार्च तक पूरा 100%। बिल्कुल। यहाँ एक एक्सेप्शन है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मतलब सेक्शन 44AD, 44ADA वालों के लिए है। हाँ, उनके लिए तो सिंगल इंस्टॉलमेंट है। करेक्ट। उन्हें ये 4 किस्तों का झंझट नहीं, बस एक ही किस्त में 15 मार्च तक अपना 100% एडवांस टैक्स चुकाना होता है। और अगर ये ईएमआई मिस हो जाए तो 2 तरह का ब्याज लगता है। सेक्शन 234B तब लगता है जब आपने साल भर में कुल एडवांस टैक्स आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के 90% से कम चुकाया हो, और सेक्शन 234C इंस्टॉलमेंट मिस करने या कम चुकाने की पेनल्टी है। मतलब हर लेवल पर चेक है। हाँ, हर लेट इंस्टॉलमेंट पे 1% पर मंथ का ब्याज लगता है। ठीक है। तो टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया। अब एक तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है टीसीएस, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस का उल्टा लगता है। आप इसे टीडीएस का मिरर इमेज कह सकते हैं। टीडीएस में बायर या पेयर टैक्स काटता है, टीसीएस में सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है। अच्छा, तो यहाँ जिम्मेदारी सेलर की है। जी, ये कुछ खास तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। जैसे कि इसमें शराब, तेंदुपत्ते, स्क्रैप जैसी चीजें तो हैं ही, पर कुछ मॉडर्न डे ट्रांजैक्शंस भी हैं। जैसे सेक्शन 206C1F के तहत 10 लाख रुपए से ज्यादा की मोटर व्हीकल खरीदने पर सेलर आपसे 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। और विदेश पैसे भेजने पर? हाँ, सेक्शन 206C1G के तहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS में विदेश पैसे भेजने पर या फॉरेन टूर पैकेज खरीदने पर भी टीसीएस लगता है। और एक सेक्शन है 206C1H जो बड़े बिजनेसेस पर लागू होता है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसे किसी भी बायर से जिससे उसे साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट मिलती है, उस 50 लाख से ऊपर की रकम पर 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आता है। एक ही ट्रांजैक्शन पर टीडीएस का सेक्शन 194Q
और TCS का सेक्शन 206(c)(1)(h) दोनों लागू हो रहे हैं। मतलब बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर का भी। हाँ, बायर को TDS काटना है, सेलर को TCS कलेक्ट करना है। कौन जीतेगा? दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, और कानून इस बारे में क्रिस्टल क्लियर है। सेक्शन 194Q विल ऑलवेज ओवरराइड सेक्शन 206(c)(1)(h। अच्छा, तो TDS जीतेगा? हमेशा। मतलब बायर की जिम्मेदारी पहले आएगी। अगर बायर पर TDS काटने की जिम्मेदारी है तो वो TDS काटेगा, और सेलर उस ट्रांजैक्शन पर TCS कलेक्ट नहीं करेगा। बायर इज द किंग इन दिस सिनेरियो। ये पॉइंट केस स्टडीज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज्यादा। तो ये थी TDS, TCS और एडवांस टैक्स की कहानी। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, बल्कि सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। हाँ बिल्कुल। हमने की सेक्शंस, लिमिट्स, रेट्स और Jan 26 एग्जाम के लिए जरूरी अमेंडमेंट्स को समझने की कोशिश की। हाँ, और टेकअवे ये है कि कंप्लायंसेस की इन नियमों को फॉलो ना करने पर सिर्फ ब्याज ही नहीं, बल्कि पेनल्टी के तौर पर हायर रेट पर टैक्स भी लग सकता है, जो किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जाते जाते एक सवाल हमारे लिसनर्स के सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरूर। जैसे जैसे UPI और डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में एक रियल टाइम टैक्स सिस्टम संभव है जहां हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स अपने आप कट जाए और हमें इन सेक्शंस, डेट्स और लिमिट्स को याद रखने की जरूरत ही ना पड़े? ऐसे सिस्टम के क्या फायदे और क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।